गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी पार्ट फर्स्ट की बुक मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है वो हमारे पिछले 2 लेक्चर से कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट थर्ड है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें क्या-क्या पढ़ा। हमारा जो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है ये पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है, ये तीसरा लेक्चर है। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, और जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। यानी कि हमारे जो अपर 6 पोर्शंस है वो हमारे पिछले लेक्चर्स में कंसिडर हो चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम रिमेनिंग जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमने पिछले जो ये टॉपिक्स पढ़े हैं प्लीज अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखें, क्योंकि ये डेरिवेटिव पार्ट है। आपको डेरिवेशन किए बिना आप जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है अपने हाथ से जरूर करें। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसका कि सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मतलब क्या है कि ऊर्जा में संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, जो हमने पहले मोमेंटम कंजर्वेशन के समय पे बताया कि यदि कोई दो पार्टिकल्स हैं आपस में कॉलिजन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन उनकी जो एनर्जीज है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। हो सकता है कि कुछ जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, उसका फॉर्म चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि कॉलिजन में, कुछ साउंड में, कुछ हीट में, इस तरीके से वो चेंज हो जाए, लेकिन जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती। ये नियम आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हमें जो इसी नियम को क्या करना है, चेक करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या वो सेम आते हैं या अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने वही जैसे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लिया था, दो पार्टिकल लिए जिनका की द्रव्यमान जो है वो m1 और m2 है। यहां पर दो पार्टिकल्स हमने लिए हैं। अब ये बिफोर कॉलिजन, देखिए बिफोर कॉलिजन इन द स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम S में उनकी जो एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जीज है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और आफ्टर कॉलिजन हो जाएगी उनकी वेलोसिटीज अगर v1 और v2 हो जाती हैं तो हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो कंजर्वेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी इक्वेशन नंबर 18, जिसमें कि हमारे बिफोर कॉलिजन जो हमारा लेफ्ट पार्ट है ये बिफोर कॉलिजन को बता रहा है और जो राइट साइड का पार्ट है वो आफ्टर कॉलिजन को बता रहा है, और जिसमें Q जो है ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि उस कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन में निकल रही है, जो स्पार्किंग के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, हीट के रूप में हो सकती है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी की जो फॉर्म है उसको हमने बैलेंस में लिखा है। ठीक है, अब हम मान के ये चल रहे हैं कि यदि मान लीजिए ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये नियम सही होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, यानी इक्वेशन नंबर 19 हमारे पास मिलनी चाहिए, जिसमें कि बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटीज हैं वो u1 डैश और u2 डैश है, और आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटीज है वो v1 डैश और v2 डैश है। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने s के लिए लिखी थी ऐसे ही s डैश के लिए लिखी है, लेकिन अभी जो ये इक्वेशन हमने 19 लिखी है वो ओनली हमने अजम्पशंस लिखी है कि भाई ये आनी चाहिए। ठीक है, अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो वही जो हमने पहले मोमेंटम के टाइम पे काम में लिया था, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया था, तो उन्हीं को हम यहाँ यूज करेंगे। हमने वो बार बार नहीं लिखे हैं, तो आपके
ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम अपने पिछले जो लेक्चर्स है उसमें क्या पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने यहां पर देखिए U1, U2, V1 और V2 इनकी जो वैल्यूज थी उनको हमने इक्वेशन नंबर किस में रख दिया है, 18 में रख दिया है। ठीक है ना, तो उसमें रखने के बाद हमारे पास जब हम इनको सॉल्व करेंगे कि स्क्वायर जो है उनको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने लिख दी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक वाला पोर्शन है उसको हमने अलग कर दिया और दूसरे पोर्शन को अलग कर दिया। ठीक है, दोनों साइड हमने यही काम किया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब देखिए जो हमारे पास m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश है और यहां पर है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और ये दोनों जो पोर्शन है ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी अभी मोमेंटम कंजर्वेशन में ये चीज प्रूफ की है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यदि हमारे पास है, सही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये दोनों इक्वल होने का मतलब कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये, एंड दैट इज सेम टू द इक्वेशन नंबर 19। जो 19 नंबर की हमने इक्वेशन लिखी थी उसी की ही बिल्कुल डिक्टो सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो इनवेरिएंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज कंजर्वेटिव या इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी, मतलब कि न्यूटोनियन सापेक्षिकता या आपेक्षिकता, जो भी आप कहना चाहें। अब इसमें हमें क्या है कि एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है ये, तो कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, ठीक है, एस डैश में हम कोई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो स्टेशनरी यानी कि एस निर्देश तंत्र में भी वो सेम है। ठीक है, तो अब दो चीजें हो सकती हैं कि भाई अगर मान लीजिए हम जो कंडीशन मान रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट जो एस डैश में किया गया और उसके रिजल्ट अगर एस में भी सही है, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाए, यानी कि उनकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो कभी भी किसी भी इनर्शियल फ्रेम में हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, निरपेक्ष जो वेलोसिटी होती है, एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी होती है, निरपेक्ष वेग, उसको कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। जो भी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास है, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, उनमें जो उनकी वेलोसिटीज है उनको कंपेयर करते हुए हम रिलेटिव वेलोसिटी उस पार्टिकल की निकाल सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम ज्ञात कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स हमें मिले हैं उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी कि निरपेक्ष वेग या निरपेक्ष गति की बात कर रहे हैं तो वो कैसी है, मीनिंगलेस है, उसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन है। ठीक है, केवल और केवल रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन जो है उसी को ही मेजर किया सकता है, वही पॉसिबल है। इसी थ्योरी को हम कहते हैं न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, कि कभी भी किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट की निरपेक्ष गति नहीं है, वो हमेशा सापेक्षिक होती है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव होती है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया हुआ नियम है। इसके बाद लास्ट आता है इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ।
अब जैसा कि आपको पता है न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए, वो भी अलग अलग गति के नियम थे, जो कि उन्होंने दिए कई सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। जो एक्सपेरिमेंट्स में उनको रिजल्ट्स मिले उनके बेसिस पे उन्होंने 3 नियम दिए, जिनको कि न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। जिसमें पहला ये कहता है कि यदि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई पार्टिकल कांस्टेंट है, स्थिर है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्टेशनरी पार्टिकल है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वो उसी कंडीशन में बना रहेगा। सेकंड कहता है किसी भी पार्टिकल के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बाह्य बल के बराबर होती है अगर उसमें बाह्य बल लगाया जाता है। और तीसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, और एक पर क्रिया अगर बल लगाया जाता है तो दूसरे पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो न्यूटन के नियम है वो इनवेरिएंट रहते हैं इन दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलीलियन रूपांतरण के लिए जो हमने इक्वेशंस निकाली है उनके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि ये जो नियम है वो अगर एस में एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर सही है तो वो बाकियों में भी सही होंगे। और इनको हम प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इन सबको हम यूज करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे पास वेलोसिटी का है v डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी, a डैश इज इक्वल टू a, f डैश इज इक्वल टू f। और यहां से हमारे पास निकल जाता है कि क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स, तो इसका मतलब dp अपॉन dt इज इक्वल टू dp डैश अपॉन dt। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट लॉ को अगर हमें प्रूव करना है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा जाता, यदि F इज इक्वल टू 0 है तो A इज इक्वल टू 0 होगा। अब A इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा कि या तो V 0 होगा या कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि S निर्देश तंत्र में उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है या कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन 0 है, तो इट मीन्स एस डैश में भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता हुआ दिखाई देगा इन दी एस डैश। इसका मतलब फर्स्ट लॉ उसका क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है कि यदि एस में एफ 0 है तो एफ डैश भी 0 होगा, यानी कि सेकंड निर्देश तंत्र में भी उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, और साथ में ही नहीं लगने की वजह से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है कि यहां से हमारा सीधे ही दिखाई दे देता है कि भाई अगर एफ इज इक्वल टू एफ डैश है तो ऑब्वियस है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एस एंड एस डैश दीज all are equals. So this equation proves the nature of Newton's second law. और थर्ड इक्वेशन के लिए देखिए हमारे पास जो है कि फोर्स अगेन फोर्स, तो उससे प्रूफ हो जाता है कि भाई अगर एक में F सेम है तो दूसरे में भी सेम रहेगा। तो उस हिसाब से ये इनवेरियंस ऑफ फोर्स जो है इन इनर्शियल फ्रेम्स आर प्रूव्स दैट द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो इनवेरिएंट। तो ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो आप इनको प्लीज अपने हाथ से एक बार करके देखें। बुक आपने अभी तक ले चुके होंगे तो आप उस बुक में से भी इसे पढ़ें एक बार। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, और जो भी मैं असाइनमेंट दूं उनको आप जल्द से जल्द करके जमा करें। ओके, सो कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोस एंड कीप स्टडी। थैंक यू।